चलिए 2023 की तैयारी का अगला टर्म, अगली कदम कौन सा है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक पे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर हम लोग 9 से 22 तक के क्वेश्चंस देखने वाले। फास्ट पहला हमारा क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है। तीनों में कॉमन क्यों है? क्यों एक साथ रखें? क्योंकि इसका देखोगे, राइट डाउन द गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, तीनों का सेम है पार्ट, लेकिन इस दोनों में एक एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है? डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। यदि हमने एक को कर लिया जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, उसको यदि कर लिया तो पूरा क्या हो गया? तीनों का तीनों कंप्लीट। तो हम बात करते हैं दो पार्ट में बांट लिए इसको। पहला पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पढ़े हैं कभी। दूसरा क्या है? राइट डाउन द गॉस थ्योरम। और ये हमारा 22, 15, 12 तीनों साल का कहानी खत्म। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे 2 मार्क्स वाले में। उससे कितनी बार पूछा गया? 21 में, 19 में, 18 में, 16 में, 12 में, इतनी बार। ओ माय गॉड, ये पढ़ चुके हैं। तो आप 2 मार्क्स के जो वीडियो है उसके अंदर आप इसको देखोगे, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो। अब दोनों वहां है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं, क्या है? राइट डाउन दी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम क्या है? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है कितने चार्ज अंदर प्रेजेंट है, या टोटल चार्ज अंदर कितने प्रेजेंट है। मान लो एक क्यू चार्ज होता तो फाई की वैल्यू क्या होती? Q/ε0। यदि कोई सरफेस है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस, इसके अंदर मान लो हमारे पास चार्ज होता Q1 और Q2, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होती? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई ε0। मतलब नेट चार्ज, यहाँ टोटल चार्ज या नेट चार्ज की बात की मतलब दोनों का सम, प्लस है माइनस है, दोनों को जोड़ोगे जो भी रिजल्ट आएगा तो हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू कितना? Q/ε0। सेम कहानी को हिंदी में लिखा जाएगा तो क्या सकते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत प्लस उस पृष्ठ पर उपस्थित क्या है? कुल आवेश Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब जब यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ आपको ये भी लिखना चाहिए, फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q क्या है हमारा? Q है हमारा चार्ज, और ε0 को आप तो लिख ही दिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। इतना लिखते हैं तो हमारा ये कहानी खत्म होता है राइट ऑफ दी गॉस थ्योरम। अब उसके बाद क्या रहा है? प्रूव इट। अब इसको प्रूव भी करना है, अगले में चलते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या कि कुछ शब्द लिखेंगे, उसके बाद शब्द में क्या कहा है? सपोज ए आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर O ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस R। एक हमने स्फीयर लिया जिसका रेडियस क्या है? यदि ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ये R है, सेंटर को O लिखा, इसके ऊपर हमने Q चार्ज को रखा, ऐसा कहानी किया। अब हिंदी में भी वही कहानी करना है। अब चूंकि यहाँ पे Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बाहर की तरफ ऐसे 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 जा रही होंगी। और भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो हम क्या किए? एक छोटा सा एरिया इसके अंदर ले लिए जिसका नाम हमने रख दिया dA। ठीक है, एरिया भी हमारा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसे वेक्टर लगा दिए क्योंकि इसके पास डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो dA का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ लिख दिया। अब इस छोटे से एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे d फाई। तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर E डॉट dA। डॉट फॉर्म में वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। इसको और लिख देते हैं तो इसको लिख सकते हैं, डॉट हटाएंगे तो E dA cos थीटा। अच्छी बात है। अब यहाँ cos थीटा, यहाँ थीटा का मतलब क्या है? DA और E के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? मान लो ये हमारा हाथ, ये उंगली जो दिखा रहा है वो E का डायरेक्शन है, और ये जो पेन दिखा रहा है हमारा एरिया का डायरेक्शन है। मान लो अभी दोनों एक ही तरफ है, यदि ये ऐसा रहता तो 90 का कोण बनता। ये कम किए कितना? 45, और कम किए 30, और जब इसी के लाइन पे आ जाएगा तो 0, कम होते जा रहा है ना, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? E और DA के बीच में एंगल थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? E dA, क्योंकि cos 0 इक्वल्स टू 1।
अब ये छोटे से एरिया के लिए, अब हम चाहते हैं पूरा हमको चाहिए ना, पूरा फाई चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या, फाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, जो क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ई डी ए, ई तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, तो हम इसको ई को बाहर रख दिए, अब क्लोज इंटीग्रेशन किसका, डी ए का। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसका पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का रेडियस कितना देके रखा है, आर देकर रखा है, तो यदि हम क्लोज करते हैं मतलब पूरा स्फीयर अब हमको चाहिए, पूरे स्फीयर का एरिया चाहिए, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई बराबर कितना आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है क्यू के कारण है, क्यू बाई कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखोगे तो क्या क्या साफ हो सकता है, 4 पाई से 4 पाई साफ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर साफ, यहाँ से क्या बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना एप्सिलॉन नॉट, यही हमको प्रूफ करना था, हमारा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं होता है, ये होता तो है, तो अपनी कहानी इतना आप कर डाले, तो अब कितना करोगे सर, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द डाइपोल। अच्छी बात है, तो इसको करने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले चीज इन दो फॉर्मूले की, कि एक्सियल अक्षीय रेखा पे हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डेरिवेशन यहाँ पूछा है, एनी पॉइंट का मतलब क्या होता है, यदि ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ कहीं नहीं ना बोला है कि एक्सियल पे, अक्षीय पे या इक्वेटोरियल या निरक्षीय पे, ऐसा कहीं नहीं बोला, बोला एनी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एनी मतलब यहाँ भी हो सकता है हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पूछा गया भैया बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट, चलो कि हम क्या मान ले इसको, चलो P मान ले, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक एक्सियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक इक्वेटोरियल का। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन है इसके आगे पूछे हुए हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दूसरा चीज हम इसको शुरुआत करने से पहले क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लो। नेक्स्ट हम कुछ चीजों को मानेंगे, जैसे माना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट के, चलिए हम पी माने, अभी यहाँ क्या मान लिया के मान लिया, किसी के पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ ओ से के की दूरी कितनी है आर है, लेट ओ के लैंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेम कहानी हिंदी में भी कुछ भावनाओं को व्यक्त करेंगे, उसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे। चलिए इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इन दोनों फॉर्मूले को समझते हैं, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ बहुत मायने रखता है। पहला वाला फॉर्मूला की यदि हम बात करें, तो पहला वाला फॉर्मूला कि एक बार में डायरेक्शन जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाए, माइनस क्यू ये हमारा प्लस क्यू। अब इसके इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मान लो इसको हमने E1 माना, और ये किसके बराबर होता है 1/4 पाई 2p बाई आर क्यू। तो इसका डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। ये वाला बहादुर दूर है, ये किस तरफ खींचता था, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये पास है, तो स्वाभाविक किसका असर ज्यादा होगा, जो पास होगा उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है E1 का, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जब हम किसके बात करें, किससे बात करें, एक्सियल लाइन पे बात करें, लेकिन जब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो उस समय जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो इस डाइपोल के कारण आता है, वो कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मतलब E2 इस तरफ आता है, और E1 की वैल्यू जिसको हमने इसको मान लिया E1 और इसको हमने मान लिया क्या चीज E2। तो E1 की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में, जबकि E2 जो हमारा है कहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। इतना भी ध्यान रखें क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो E1 E2 क्लियर है, कैसे आगे हम लोग देखते हैं। इसको हमने क्या माना
इसको हमने माना E1 और इसके लिए हमने क्या लिया है E2। जब हम एक्चुअल में बात करें तो E1 से डिनोट करेंगे और इससे जब बात करेंगे तो E2 से डिनोट करेंगे। अब हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या कह रहा है भैया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट K ऑफ OK इज इक्वल टू R। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास -Q, ये हमारा +Q। एनी पॉइंट मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम हमने क्या रखा, K रखा। अब यहाँ का लेंथ कहाँ से मेजर किया जाता है, हमेशा जो मेजरमेंट होता है इसके सेंटर से मेजरमेंट होता है, जो डिस्टेंस सबको क्या देगा, R देगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब P, और ये जो है डाइपोल के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये भी कहा रहा है। अब हम क्या किए कि इसको बनाने के लिए हम इसके दो कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। ये जो P है इसके दो कंपोनेंट्स, मतलब एक थीटा की तरफ इस तरफ, चलिए थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं। एक कंपोनेंट हमने इसके तरफ तोड़ा ऐसा कुछ, ठीक है, जिसके साथ थीटा लगा होता है उसको बोला जाता है क्या, P cos थीटा, ठीक है। एक दूसरा ऐसा कंपोनेंट हमने तोड़ लिया इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा, इसका डायरेक्शन कैसा, ऐसा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये थीटा वाला बन गया cos, तो ये बन जाएगा हमारा P sin थीटा। अब जस्ट पीछे जो समझाया तो उसी को हम लिख रहे हैं। अब देखो सवाल क्या है, अब मेन वाला कहानी खत्म, जो P था उसको हटा के हमने दो से कंपोनेंट रख लिए, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। अब P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कैसे है, इसके इक्वेटोरियल पे है, जबकि P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इसके एक्सियल लाइन पे है। तो सबसे पहले हम एक्सियल वाले के लिए जैसा हमने क्या माना है E1, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा जब P होता तो एक्सियल के लिए क्या बनता है 2P/R3, और यदि इक्वेटोरियल की बात करते P/R3। लेकिन अब की बात P cos थीटा का एक्सियल है, तो हम P के जगह पे किसको यूज करेंगे, P cos थीटा बाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, R3। उसी तरह यदि हम E2 की बात करें तो E2 इक्वल हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या क्या क्या, हाँ कितना है P बाई, मतलब P इसके लिए इक्वेटोरियल है, P sin थीटा का, तो P sin थीटा डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पर हम वेक्टर को दिखाते, याद होगा जब एक्सियल की बात करते तो डाइपोल के डायरेक्शन है, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो मतलब E1 का डायरेक्शन ये, और E2 की डायरेक्शन की बात करते तो E2 का डायरेक्शन कैसा होता है, E2 P sin थीटा के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये हमारा E2 होता। अब तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पे, एट पॉइंट K। चूंकि ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को वेक्टर कितना जोड़ोगे ना, तो दोनों वेक्टर के बीच में कितने का एंगल, 90 डिग्री का। हम लोग जानते हैं कि याद होगा कभी पढ़े होंगे 11th में, R इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये बचपन में पढ़े थे 11th के अंदर। तो यहाँ थीटा जो होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, A और B के बीच का। तो यहाँ E1 और E2 है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना है भैया 90 डिग्री है ना, एक ऐसा है एक ऐसा है, ये 90 डिग्री है। तो cos थीटा की वैल्यू cos 90 कितना, 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। तो यहाँ से इस कहानी के फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, A² प्लस B², ठीक है। तो यहाँ से यदि हम नेट E लिखते तो A के जगह पे हम किसको, E1 को, और B के जगह पे E2 को लिखते, तो लिखते E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसा लिखते। अब E1 और E2 की वैल्यू हमको पता है, ये और ये है, चलिए रख लेते हैं, स्क्वायर है तो लिख ही लेते हैं बहुत लंबा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, अच्छा P cos थीटा नहीं, यहाँ 2 है, 2P cos थीटा, क्योंकि 2P था वहां पे, तो 2P cos थीटा बाई R3, तो यहाँ 2P cos थीटा बाई R3 प्लस इसका क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई R
अब इसमें यदि हम बात करें तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/4 दोनों में है, पी भी दोनों में है, आर क्यू भी दोनों में है, तो दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 1/4 इंटू पी और आर क्यू, P/R क्यूब। अंदर में क्या बच गया इसके, यहाँ से बच जाएगा cos 2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बोला जाए ये भी हमारा स्क्वायर है, तो यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो मतलब कह सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और लिखना चाहते तो लिखते 1/4 P/R क्यूब रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन जाता 1/4 P/R क्यूब रूट के अंदर ब्रैकेट से बाहर निकालते तो हो जाता 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना कर दोगे आपका ये प्रूफ हो गया। तो समझ में आया, काफी डिटेल में समझाएं, समझने की कोशिश करोगे क्योंकि समझा हुआ रहेगा तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो यदि पूछता है तो बनेगा। तो ये हमारे किसके लिए था, एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो। चलिए अब क्या भैया, हाँ कह रहा है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम लिखेंगे सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r। चलिए लिखते हैं कहानी में क्या कह रहा है, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट कहां पे, सेंटर ऑफ ए स्फीयर रेडियस r। एक हमने स्फीयर लिया, इसके सेंटर O के ऊपर एक q चार्ज को रखा, अच्छी बात है। हमको क्या प्रूफ करना है भैया, गॉस लॉ को, कूलम्स लॉ निकालना है गॉस लॉ से, अच्छी बात है। तो ये हमारा ऐसा है, इसका रेडियस कितना दिया है, चार्ज q है और रेडियस r दे के रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r दे के रखा है, अच्छी बात है। दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको क्या लेके चल रहे हैं, गॉस थ्योरम को लेके चल रहा, और निकालना क्या है, क्या निकालना है, कूलम्स लॉ। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो कुछ कैसा निकलता है, ऐसा ही बाहर निकलता। एक छोटा सा एरिया हमने इसमें मान लिया, इसका नाम क्या रखा हमने, डी ए, और ये हमारा क्या है, इसका क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, ठीक है। गॉस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम एक चीज और जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ये हमारा किसके बराबर होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए, जानते हैं। अब बी वेक्टर ई डॉट डी ए को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अभी जस्ट पीछे भी लिखे थे, क्यों लिखे थे ये भी बताए हैं, ई डी ए, इतना लिख सकते हैं। तो अब इसी सब को लेके चलते हैं और काम करते हैं। तो हम लिख लिए ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छी बात है, लिख लो, क्या करें। अब ई को बाहर कर लिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया वेक्टर, ये एरिया है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरा स्फीयर का एरिया, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसको और थोड़ा दाया बाया करोगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही निकालते हैं। मान लो इस पॉइंट पे यदि कोई चार्ज क्या होता है, यदि किसी पॉइंट पे मान लिया कोई चार्ज क्यू है, यदि यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ के लिए भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स ऑन चार्ज
क्यू नॉट के ऊपर कूलम्ब फोर्स कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो ये हमारा क्या हो गया, ई हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना निकाले क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट मतलब क्यू नॉट। यही तो हमारा क्या है, कूलम्ब फोर्स है। तो कूलम्ब फोर्स निकाल दो मतलब कूलम्ब लॉ भी तो यही कहता है ना कि फोर्स जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर है, तो उनका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका कूलम्ब लॉ किससे निकल गया, गॉस लॉ से निकल गया। कितना बना डाला, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा क्या कह रहा है, टू चार्ज Q माइनस 3Q आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन हमारा हिंदी इंग्लिश में है भैया। Q आर माइनस 3Q आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट ए सेपरेशन ऑफ D वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर D डिस्टेंस पे दो चार्ज Q और माइनस 3Q को क्या क्या रखा गया, और क्या रहा है कि 2Q आवेश जो हमारा चार्ज है आवेश है उसको कहाँ रखा जाए कि ये तीसरे आवेश पे कहाँ रखा जाए कि तीसरे आवेश पे कोई बल ना लगे। 2016 में पूछा है, अच्छी बात है। थोड़ा छोटा करके सेम क्वेश्चन को लिखा गया। यहाँ देखते हैं टू चार्जेस इतना इतना प्लेस कहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर। चलो एक्स एक्सिस हमने बना लिया, इस पे एक चार्ज कौन सा है Q है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है माइनस 3Q। अच्छी बात है। सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस D, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, D दी गई है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। 2Q चार्ज को कहाँ रखे, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ वहां जहां तहाँ कहीं भी रखे। तो 2Q चार्ज को हम कहाँ रखे कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो हमारे पास तीन जगह बनती है, एक जगह ये, एक इन दोनों के बीच में, और ये कहाँ है तीसरा जगह इस साइड। ठीक है, तो इस तीनों जगह में से कहाँ रखे, क्या बीच में रख दे। ठीक है, तो इस तीनों जगह में से कहाँ रखे, क्या बीच में रख दे, इधर रख दे, उधर रख दे। सबसे तो ये सोचना पड़ेगा। तो यदि मान लो हम बीच में रखते हैं तो क्या होगा, ये प्लस वाला है 2Q भी क्या है प्लस वाला, तो ये प्लस वाला 2Q को क्या करेगा धक्का देगा उस तरफ, अपने से दूर भगाएगा। माइनस 3Q वाला खींचेगा, तो मतलब दोनों एक ही तरफ फोर्स लगा रहा, तो कहानी में क्या हो जाएगा कि वो एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो मतलब बीच में हम नहीं रख सकते हैं। अब यदि हम दाहिने साइड की बात करें तो दाहिने साइड में बड़ा वाला ये बहादुर है, ये चार्ज को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसको ये माइनस क्या करेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा अपनी तरफ। और ये छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज को क्या करेगा धक्का देगा, क्योंकि ये चार्ज के पास जितना रहेगा उसके ऊपर फोर्स कितना होगा उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम है। तो ये ऑलरेडी ज्यादा फोर्स लगा रही है, ज्यादा कम फोर्स लगा कर धक्का दिया, तो वापस से चार्ज किसके तरफ माइनस 3Q की तरफ आ जाएगा। मतलब इस पोर्शन पे भी हम नहीं रखेंगे। तो सवाल रह गया खाली अब पहला वाला एरिया जिसके ऊपर हमको रखना है। तो रख लेते हैं पहले वाले पे। तो इस जगह मान लिया हमने रख लिया चार्ज को, कितना कौन सा चार्ज को 2Q, जिसके कारण इसके ऊपर फोर्स इसके ऊपर किस तरफ लगेगा Q, मतलब रिपेल करेगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। हमने मान लिया इसको F1, और ये माइनस 3Q इस 2Q के ऊपर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब इस तरफ। मतलब ये हम कह सकते हैं, इसको कर दिए, ये हमारा F2। चूंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब है कि F1 बराबर होगा किसके F2 के। तो हम यहाँ से लिखेंगे नेट फोर्स क्योंकि क्या है 0 है, तो F1 किसके बराबर होगा F2 के। तो F1 कितना होगा, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स, तो लिख सकते हैं हम इसको K कूलम्ब कांस्टेंट, या इधर भाग किधर जाते हो भाई, हाँ K Q इंटू 2Q, Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ तो मानना होगा, ये हमने मान लिया x जो हमको निकालना है, मतलब x का स्क्वायर बराबर F2 किसके कारण, इसके कारण इसके ऊपर, तो हम लिख सकते हैं K 2Q इंटू
यहाँ माइनस प्लस क्यों नहीं अब बात करेंगे, क्योंकि भैया माइनस के कारण ही हमने इसको डायरेक्शन दिया है, तो अब हम दोबारा माइनस थोड़ी ना यूज कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए 3q, माइनस क्यों हटा दिए, क्योंकि माइनस के कारण ये इस तरफ फोर्स दिखा रहा है, यदि प्लस होता तो किस तरफ दिखाता, इस तरफ। तो माइनस को एक बार यूज कर चुके हैं तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। और इन दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ये d ये x, मतलब d प्लस x। यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज, d प्लस x का स्क्वायर। अब ये k से k साफ, इस q से ये q साफ, इस q से ये q साफ, तो यहाँ बच गया 2/x स्क्वायर बराबर इधर से बच गया 6/d प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये 2 से ये कट गया, कितना बचा 3। अब चलो इस साइड आते, दाया बाया कर लेते सबको ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा d प्लस x का होल स्क्वायर बराबर ये 3 इधर, तो 3x स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओगे तो इधर से क्या बचेगा, d प्लस x, तो इधर से बचेगा रूट अंडर 3x। अब वो निकालना क्या, हमको d निकालना है, तो x निकालना है, तो x वाले को एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ। तो क्योंकि रूट 3 1 से बड़ा होता है, तो इस x को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, d बाई रूट 3 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया, Q चार्ज से 2Q का डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, जहां पे हमारे इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हमारा हो गया, d बाई रूट 3 माइनस 1। आया समझ, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट हमारा विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं और विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, किसी बिंदु पर एनी पॉइंट, लेकिन इसने क्या बोला भैया, एक्सप्रेशन बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, या किसी अक्ष पर, ठीक है, एक्सिस पे बोला गया है। अब क्लियर है भैया कहाँ जाना है, तो उसमें से एक जो पहला था एक्सियल पॉइंट के ऊपर, वो वाला एक अब डेरिवेशन हमको यहाँ निकाल के देखना है, वो ज्यादा आसान है, मतलब ये ज्यादा आसान है उससे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हमने दो पार्ट कर लिया, पहला किस चीज को बताने के लिए, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, और दूसरा पार्ट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो पहला विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में जो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है 2 मार्क्स के अंदर, और ये हमारा सेकंड पार्ट में डेरिवेशन जो हमको अभी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग को एकदम डिटेल में यहाँ बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस दैट पूरा कंप्लीटली, और हिंदी में भी आपको बताया गया है सेम कहानी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड कहाँ पे, ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बना लेते हैं, ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर। इसके एक्सिस का मतलब है कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसके दोनों पॉइंट की जो लाइन मिलाती है उस लाइन के ऊपर, और किसी पॉइंट P को मानो, इस पॉइंट पे पूछा जा रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P। चलिए अब बारी बारी से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E कहाँ के लिए, P पॉइंट पे, किसके कारण, माइनस Q चार्ज के कारण क्या होगा। इसको हमने क्या मान लिया, चलो इसको हमने मान लिया E1, मान सकते हैं, अपना ही तो मन है, कुछ तो करना होगा। तो माइनस Q चार्ज के कारण ये डिस्टेंस हमको किसी पॉइंट के लिए, मतलब है कि इसके ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस दिया गया होगा कि भैया ये डिस्टेंस कहाँ से है, R डिस्टेंस से वो पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि R डिस्टेंस से कोई पॉइंट P है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ कितना होता है 2a, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है a, अच्छी बात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो, ये तो r प्लस ये वाला a, तो ये कितना हो गया r प्लस a, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे माइनस Q वाले के लिए, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन से चार्ज के कारण,
माइनस क्यू के कारण, अब माइनस क्यू के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर या अंदर, निगेटिव चार्ज तो अंदर होगा, मतलब E1 का वैल्यू जो होगा किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। और जब डायरेक्शन दिखा दिया माइनस का, तो यहाँ पे सीधा सीधी किसको चिपकाएंगे, क्यू को, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r प्लस a का स्क्वायर। अब दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां और किसके कारण आ सकता है, प्लस क्यू वाले के कारण, इसको हमने मान लिया E2। अब यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना, r माइनस ए, क्योंकि यहां तक ये कितना r है तो ये डिस्टेंस a है, तो r माइनस ए। तो अब लगा डालो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना था, क्यू था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, प्लस वाला है तो बाहर की तरफ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, E2 का बाहर की तरफ। अब क्योंकि E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर समेशन चलता है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच कितने का एंगल है, थीटा, ये वाला एंगल 180 का, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग रिजल्टेंट का, r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -1 चिपकाओगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और लिखते तो ये हो जाता हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का रूट, मतलब ये हो जाता सीधा सीधी a माइनस b लिखते। तो वही कहानी हमारा E1 E2 के साथ है, E1 को मान लिया a और E2 को मान लिया b। तो हमारा E नेट कहाँ पे, एट पॉइंट P पे क्या होगा, सीधा सीधी। सबसे पहले अब ये भी सवाल है कि भाई बड़ा कौन छोटा कौन, जो जितना दूर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना छोटा होगा, मतलब माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है हमारा E1 है, तो वो छोटा होगा, और ये प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपल सा E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी, ये छोटा है ना, r माइनस ए छोटा टर्म है r प्लस ए के रिस्पेक्ट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा हमारा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा ऊपर, तो लंबा लंबा जा रहा है, चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। ये कैसे हम यूज किए माइनस बी, ये समझाने के लिए इतना लिखा गया है, आप मत लिख देना एग्जाम में। इसको और यदि हम लिखते तो क्या लिखते, यहाँ से नीचे की तरफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा कितना, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों का स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना, r माइनस ए r प्लस इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r माइनस ए स्क्वायर, और सबका पावर था तो हम पावर को स्क्वायर में रखे, अच्छी बात है। अब यहाँ से बात करें तो इसको आप तोड़ोगे तो यहाँ से हमको कट कुट के ऊपर आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 4AR डिवाइडेड बाई नीचे से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा हमारा। ये क्या है, ई की वैल्यू आ रही है, कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा क्यों, हाँ चलिए अच्छी बात है। अब इसको और लिखेंगे तो यहाँ लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू, चलो Q इंटू 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाई, ये हमारा इस 2 में से एक 2 यहाँ रखे, एक 2 को यहाँ रखे, A का A रखे, R का R रखे, इस वाले Q को यहाँ चिपका दिए, और ये हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम लोग जानते हैं Q इंटू 2A क्या होता है, P होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा Q इंटू 2A क्या बन गया, P बन गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या, छोटे डायपोल के लिए क्या होता है हमारा कि जो ये है डायपोल का लेंथ है वो काफी छोटा होता है, मतलब कह सकते हैं ये जो है बहुत 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 छोटा है, किससे, फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल के लिए हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, आर से, तो हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट किसके, आर स्क्वायर के। तो अब उसमें चिपका डालोगे तो हो जाएगा ई बराबर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR, और नीचे बचेगा हमारा r से पावर 4, यहाँ से और लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r से एक r कट गया तो ऊपर बच गया 2P बाई r। यही हमको प्रूफ करना था कि एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब याद होगा पीछे हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए थे वो भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई r²। इतना आप निकाल दोगे तो आपका काम पार्ट 2 का खत्म। अब पार्ट 1 में हमारा क्या था, इंटेंसिटी, ये तो आप जान ही रहे हो, ये आपको करना है। क्या कह रहा है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पॉइंट नियर कहा, चार्ज कंडक्टर, कोई चार्ज कंडक्टर मतलब आवेशित चालक के नजदीक किसी बिंदु पर क्या हमको निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। या कह रहे हैं स्टेट गॉस थ्योरम अप्लाई टू इट टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग बार हो गया, इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग थीन यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर, मतलब 2009 में भी पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया, दोनों में सेम कहानी। स्टेट गॉस थ्योरम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1, अब पार्ट 2 के अंदर दोनों में सेम कहानी। अच्छा फर्स्ट में क्या अप्लाई गॉस थ्योरम, तो पार्ट 2 के अंदर ये और ये सेम। तो पार्ट 1 के अंदर स्टेट गॉस थ्योरम पहले भी देख चुके हैं, सेम चिपकाओगे यहाँ, और पार्ट 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 में हम लोग निकालते हैं। ये पार्ट 1 की कहानी ऑलरेडी जान रहे हैं, पहले देख चुके हैं ना। अब क्या है, गॉस के परिणाम उपयोग करते हुए आवेशित चालक के नजदीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, पार्ट 2। अब इसकी चर्चा करते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length L with the charge infinity long line of charge on axis। एक हमने क्या किया, क्लोज सिलेंडर लिया, क्लोज सिलेंडर ऐसा ही कुछ बनता है, इसका एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर इन्फिनिटली लॉन्ग एक चार्ज वायर लिया, थोड़ा रंगीन बनाया जाए, ओह माय गॉड, चलिए पिलू लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसके ऊपर हमको किसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना दिया, क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो जिसके लिए हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ L है और इसका रेडियस कितना है, R है। चलिए अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसके पास एक सिलेंडर के पास कितने सतह होते हैं, कितने सरफेस होती है, 3 सरफेस होती है,
इधर है भैया, ये सिलेंडर दिखाओ। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है, इसके सेंटर से यहाँ से एक हमारा क्या है, चार्ज वायर पास कर रहा है। तो इसके पास कौन कौन से 3 सतह, एक ये सतह, एक ये वाला और एक हमारा ये वाला। तो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, इससे क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसा कहीं भी, ऐसे नीचे की तरफ। तो हम 3 सरफेस ले लेते हैं। एक सरफेस, चलो इसका S1 नाम रखे, इसका S2 और इस वाले सरफेस का S3। इसमें जो एरिया होगा DS3 सॉरी 2 DS2, इसका जो एरिया होगा, इसके लिए हम लोग क्या मान लिए, एक छोटा सा एरिया यहाँ पकड़ते हैं, तो ये DS2, ये छोटा सा एरिया यहाँ पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा DS1, और यहाँ एक छोटा सा एरिया पकड़ेंगे तो ये इसको इधर नीचे की तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा DS3। तो इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्या सिलेंडर से कितना होगा, तो फाई नेट यदि हम लिखेंगे तो किसके किसके कारण, फाई किसके कारण, फाई 1 मतलब पहला वाला S1 के कारण, प्लस फाई 2 के कारण और फाई 3 के कारण, मतलब S1 एरिया के लिए फाई 1, S2 एरिया के लिए फाई 2 और S3 एरिया के लिए फाई 3। अब हम लोग जानते हैं टोटल फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E फैक्टर E डॉट D1 के लिए लिख रहे हैं तो DS सरफेस एरिया है S1 प्लस दूसरे वाले के लिए लिख लेते हैं। अब गॉसियन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेम होता है हमारा, तो E और हमारा DS2 प्लस फाई E DS3। अब यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब सार्थक होता है। अब यदि हम बात करें, इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, DS लिखो या DA लिखो, एक ही बात है, cos θ1 क्योंकि एरिया 1 के लिए बात करें, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E DS2 cos θ2 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E DS3 cos θ3 लिख सकते हैं। θ1 किसके बीच का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और S1 इलेक्ट्रिक फील्ड और E के बीच का। अब यहाँ पे जब हम इस प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, प्लस वाले के बाद हमेशा कैसा होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इधर खींचो चाहे इधर, जैसी जिसकी भावना वैसी खींच डालो। ठीक है, बहुत सारा नहीं खींचना, थोड़ा कम ही खींचना। अब देखोगे तो यहाँ पे ये इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, ये हमारा है 90 डिग्री। किसका का एंगल, S2 और ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 का एंगल। यहाँ बात करें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ एंगल कितने का, 0 डिग्री का। यहाँ पे देखिए तो कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। θ1 की वैल्यू कितनी, θ1 कौन सा, S1 के साथ जो बना रहा है ये हमारा θ1, S2 के साथ जो बना रहा है वो θ2 और S3 के साथ जो बना रहा था वो θ3। तो cos θ1 0, cos 0 कितना 1, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, E को बाहर रख लिए DS1, अच्छी बात है क्योंकि cos θ1 cos 0 1, तो cos θ1 खत्म। अब θ2 की बात है, θ2 कितना 90, तो θ2 90, इसका मतलब क्या, cos 90 है, cos 90 का मतलब कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे सब 0 बना देगा, कहानी खत्म। इसकी बात करें तो यहाँ पे θ3 भी कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90, तो ये भी कहानी खत्म। मतलब यहाँ लिख सकते हैं 0 प्लस 0 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया E, और ये किसका एरिया है, S3, मतलब सिलेंडर हमारा ये है, मतलब S1 है सॉरी, तो इसका एरिया इसी का ना होता है। तो सिलेंडर का ये वाला एरिया कितना होता है, सरकमफ्रेंस इनटू हाइट, मतलब कह सकते हैं ये कंप्लीट, इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2
पाई आर इंटू 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 एल। कितना लिखेंगे, क्योंकि H3 बेलन के इस वाले के एरिया होता है, 2 पाई आर इंटू एल। अब आगे लिखना चाहेंगे तो E इक्वल टू वो क्या जानते हैं, E इक्वल टू क्या जानते हैं भैया? अच्छा E तो निकालना है ना हमको, और ये किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E 2 पाई आर एल। यहाँ से और आगे चलेंगे तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 पाई आर एल। अब इसको और लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं क्या? चलिए लिख लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, Q बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं हम लोग Q बाई एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, इसको लेमडा से दिखाते तो इसको और हम लोग लिखना चाहते तो लिखते, क्योंकि Q तो दिया नहीं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी देखिए आवेश घनत्व क्या लेमडा से दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं Q बाई एल मिलकर हमको ये बना देगा, तो लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो निकालना था कहाँ किसके लिए, एक बहुत इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर के किसी पॉइंट P पे, जो हमारा डिस्टेंस कितने पे है, R डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट क्या है, R डिस्टेंस पे है, तो इस पे हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हमने निकाल दिया R डिस्टेंस का, एक हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस खींचा, R रेडियस वाला एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस खींचा, जिसके इस पॉइंट से हमने निकाल दिया भैया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, निकल गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 पिटबॉल्स, ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आगे शॉर्ट में जहाँ बात करते हैं यहाँ 2 पिटबॉल ऑफ मास 0.2 ग्राम, तो देख लो ग्राम each are suspended by 2 nylon string of length 50 centimeter each. They are charged with charge of equal magnitude and same nature, मतलब प्लस है तो दोनों प्लस है, माइनस तो दोनों माइनस है। ये दोनों रेस्ट में आते हैं आफ्टर रिपल्सन, कब 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाने के बाद। तो मतलब ये है इसका कहने का, ये हमारे पास यहाँ से 2 बॉल्स लटक रहे हैं, ठीक है, इस नायलॉन लेंथ L इसका दे के रखा है 50 सेंटीमीटर, और जब ये रुकते हैं तो सेम नेचर का रिपल्सन होगा, तो कुछ देर के बाद रुकेगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं गिवन डाटा में L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, 50 ही है ना भाई, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर क्या 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 -2 मीटर। D इक्वल्स टू कितना कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। और क्या देकर रखा है, मास देकर रखा है, मास है 0.2 ग्राम, मतलब 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। और कुछ देकर रखा है, नहीं देकर रखा है। चलिए अब इसके बाद इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके कारण इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा F। अच्छी बात है। और चूंकि इसके पास मास है तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, mg। अब हम बात करें, यदि ये मान लो थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस वाले के रस्सी होने के कारण इस पे क्या आएगा, टेंशन। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इस तरफ T, थीटा जिसके साथ होता है उसका कॉस का, जिसके साथ नहीं होता है वो साइन का, तो T साइन थीटा, और इस तरफ हमारा क्या बन जाएगा, T कॉस थीटा। चूंकि ये रुका हुआ है, इसका मतलब जितना दाएं फोर्स लग रहा है उतना ही बाएं, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T साइन थीटा बराबर F और T कॉस थीटा बराबर mg। ये 1 हमारा, ये हमारा 2। तो 1 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये T से T साफ, ये बच गया हमारा tan थीटा बराबर F बाई mg।
अब हमको tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्रायंगल पे चलते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये वाला को यहाँ ले लिए, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितना L बराबर हमको 50 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 था, तो ये 2 होगा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से यदि tan थीटा निकालना, तो मतलब हमको ये B चाहिए और ये P चाहिए। तो B वाला ये हमारा किसके बराबर है, H के, तो B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ये अप्रॉक्स, ये क्या है 50 का स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्स हमारा आएगा निकल के लगभग 50 के बराबर ही होगा। एक अप्रॉक्स हम लेके चलते, क्योंकि 2500 के अंदर से आप 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 2500 के ही आसपास ही रहेगा, और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्वाभाविक वापस से क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर दिस बाई दिस, मतलब 2/50, मतलब 1/25 लिख सकते हैं। अब इसका यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या, F बराबर क्या होता है K, दोनों चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज कितना, मान लो ये भी Q है, ये भी हमारा Q है, तो Q इंटू Q, Q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 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 -2 मीटर, डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे क्या है mg, तो इस m की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू g की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ठीक है, सब कुछ तो डाल दिए। अब इसमें सबको एक तरफ लेके आ जाओ, और जिसको निकालना उसको दूसरी तरफ, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये 4 है दोनों के बीच का, इसका स्क्वायर होगा, मतलब 4 मतलब 4 चौका 16, 16 इंटू ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर होता है, तो 4 का 16 इंटू 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई के नीचे क्या आ जाएगा, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 पावर 9, तो सबकी वैल्यू यदि पुट करते हैं तो हम tan थीटा की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं 1/25, मतलब 1 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 9.8 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 25 इंटू के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो आपका अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इतने ही पूछे गए इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आराम से बैठ के समझिए कैसे हुआ है नहीं हुआ है, तो आप इतना निकाल देते तो इसमें आपको आंसर मिल जाता। यदि अच्छा लगता है तो अच्छा रिजल्ट लाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।